नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा। मैं हूं विमलेश और संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग UGC नेट JRF UPSC इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग विभिन्न पाठ्यक्रमों को अलग अलग लोग के माध्यम से, जो हमारे टीम में हैं उनके माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो उसमें हमको दायित्व जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के लिए ये दायित्व दिया गया है। तो उसके कड़ी में हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो साहित्य दर्पण है, उस साहित्य दर्पण से जुड़े हुए जितने तथ्य थे, जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसके बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, केवल मतलब ऐसा नहीं संपूर्ण साहित्य दर्पण, मतलब जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो शीर्षक लगे हुए हैं, जैसे काव्य परिभाषा इत्यादि, काव्य के अन्य परिभाषाओं, खंडन इत्यादि, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए सभी साहित्य दर्पण से संबंधित विषयों के बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए हैं। ठीक है, तो यदि आप देख के उसके बारे में अच्छे से नोट्स बना लिए हों तो अच्छी बात है। यदि आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हों, अगर आपके पास समय कुछ कमी रह गई हो, तो एक बार आप उसको देख करके, उसका मतलब देख करके अच्छे से नोट्स इत्यादि बना करके उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि वहाँ से यदि कोई प्रश्न बने तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो जैसा कि उसके बाद आपके सिलेबस में काव्य प्रकाश लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सोचे कि जब आपका साहित्य दर्पण समाप्त हो चुका है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रोफेसर बैच हम लोग चल रहा है। तो इस प्रोफेसर बैच में हम लोग जो लास्ट एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम के पहले हम लोग कुछ तैयारियां शुरू कराए थे, क्योंकि तय डेट के अनुसार ही परीक्षा घोषित हो गई। जैसा कि कुछ सालों से परंपरा चली आ रही थी कि जो डेट NTA के द्वारा बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो पोस्टपोन हो ही रहा था। तो ऐसा हम लोग लग रहा था कि कुछ हम लोग टॉपिकों पे चर्चा कर सकते थे, लेकिन चूँकि जल्दी एग्ज़ाम हुआ तो शुरुआत किए थे, कुछ टॉपिक चर्चा किए थे, बाकी सब अधूरा रह गया था। तो उसी के तहत हम लोग साहित्य में जो आपका दशरूपक है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो दशरूपक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो और दशरूपक में जो 4 प्रकाश हैं, उन 4 प्रकाशों में चारों प्रकाश नहीं, लेकिन प्रथम एवं तृतीय प्रकाश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब प्रथम एवं तृतीय प्रकाश में जो विषय वस्तु दिए गए हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना था। तो जिसके तहत हम लोग प्रथम प्रकाश में जो जितने महत्वपूर्ण विषय वस्तु थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस प्लेलिस्ट में, इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जा कर के इस वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार उस सभी वीडियो को आप लोग देख लें, ताकि चूँकि हम यहाँ भी एक दूसरे का इंटरलिंक जरूर करेंगे, लेकिन देख लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छा रहेगा और चीज़ों को समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्रथम प्रकाश के बारे में हम लोगों ने विधिवत चर्चा कर लिया है, उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो प्रथम प्रकाश समाप्त हो गया है, तो आज हम लोग उसके जो तृतीय प्रकाश आपके सिलेबस में समाविष्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चूँकि नया प्रकरण भी है तो इसलिए नया शुरुआत भी करेंगे, प्रथम प्रकाश समाप्त हो ही गया है। तो इस प्रकार से हम आते हैं अपने विषय पे। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे भी दशरूपक तृतीय प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय के तरफ। तो एक बार शुरू करने से पहले एक बार उसके विषय वस्तु को हम थोड़ा जान लेते हैं, ताकि इससे इंटरलिंक हो जाए। तो देखिए, आपके दशरूपक में कुल 4 प्रकाश हैं। ठीक है, 4 प्रकाश में विषय वस्तु अलग अलग दिए हैं। जैसे पहले में कथा वस्तु के बारे में बताया गया है कि एक नाटक का कथा वस्तु कैसा होना चाहिए। दूसरे में आपके बताया गया है कि नायक कैसा होना चाहिए। तीसरे में बताया गया है रूपकों के बारे में, और चौथे में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है रस, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन 4 प्रकारों का विषय वस्तु है जो आपको जानना ही चाहिए। और जो इसके आचार्य हैं, आचार्य धनंजय हैं, और इन्हीं के जो भाई थे आचार्य धनिक, जो वृत्ति भाग ये मतलब कारिका भाग ये लिखे हैं, और इन पर वृत्ति भाग कहा जाता है कि धनिक ने लिखा हुआ है। ठीक है, और इस दशरूपक के ऊपर इन्होंने अवलोक नामक एक टीका भी लिखे हैं। ठीक है, और जो आपका दशरूपक है, इन सभी का जो मुख्य ग्रंथ है वो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में जो विषय वस्तु थे वो काफ़ी गूढ़ थे,
जो आम लोगों को समझने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए उन्हीं विषय वस्तुओं को आधार बना करके हमारे आचार्यों ने अलग अलग स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की, और उन्हीं स्वतंत्र ग्रंथों में से एक है आचार्य धनंजय के द्वारा रचित 10 रूपक। ठीक है, जो आपके जो नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, उन 36 अध्यायों में से जो आपका 20वां अध्याय है उसमें 10 रूपकों के बारे में चर्चा मिलती है। तो वहाँ से इन विषय वस्तुओं को लिए गए हैं, मतलब विषय वस्तु वही है, धनंजय ने उसको आसान भाषा में अच्छे से अपने शब्दों में रखा है। ठीक है, तो प्रथम प्रकाश में हम लोग कथावस्तु के बारे में अच्छे से जान लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय प्रकाश। तो शुरू करते हैं तृतीय प्रकाश। चूंकि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इंटरलिंक है, विषय वस्तु को आप जाने रहिएगा। तो देखिए, कुल 10 रूपक के भेद कितने बताते हैं? 10 बताते हैं। कितने? 10। नाटकम सप्रकरणम भाड़ा प्रहसनम डीमः इत्यादि आप लोग जानते होंगे। तो कहते हैं कि ये 10 भेद आप क्यों करते हैं? हालांकि इस पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहते हैं कि 10 भेद क्यों करते हैं? सब में तो एक ही अभिनय ही होता है, सब में मंचन ही होता है, सब नाटक ही तो है, तो एक से ही काम चल जाएगा। अलग अलग इसको भेद कहने की आवश्यकता क्या हुआ, मतलब क्यों कह रहे हैं आप? तो इन रूपकों के 3 भेदक तत्व बताते हैं। एक वस्तु, नेता और रस। ठीक है, लिखा है ना कि वस्तु नेता रसस तेसाम भेदकः केसाम रूपकाणाम। ठीक है, तो रूपकों के भेदक तत्व होते हैं 3, वस्तु, नेता और रस। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे, मतलब भाई सबके कथा वस्तु अलग हो। जैसे मान लीजिए कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका नाटक करने का, उसका मतलब कहने का, उसका जो वस्तु कथा वस्तु होती हैं वो अलग होती हैं। भाई वो एक फिल्म और एक स्टैंड अप कॉमेडी दोनों में अलग अलग भेद होता है तो एक ही चीज़, मतलब उसको भी दिखाया जा रहा है, उसको भी दिखाया जा रहा है, वो भी अभिनय कर रहा है, लेकिन उस कथा वस्तु अलग अलग होती हैं, इसलिए उसको हम अलग नाम से जानते हैं, भाड़ के नाम से जानते हैं। उसमें नेता अलग होता है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है वो हीरो, मतलब वो हीरो नहीं होता है, हीरो उसमें कुछ अलग नायक होता है, ये कुछ अलग होता है। भाई कपिल शर्मा आजकल काफ़ी फेमस हैं, अगर स्टैंड अप कॉमेडियन के नाते राजू श्रीवास्तव थे जो चले गए, तो ये लोग अपने हिसाब से अलग अलग नेता थे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक क्षेत्रीय नेता हो, ठीक है, और एक केंद्रीय स्तर का नेता हो, तो दोनों तो कहेंगे नेता ही, लेकिन नेता कहेंगे फिर भी दोनों के जो तुलना है अलग अलग करेंगे ना। उनको केंद्र वाले को क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, क्षेत्र को केंद्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हैं दोनों नेता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो वस्तु के बाद नेता के बारे में द्वितीय प्रकाश में उल्लेख किए हैं। तीसरा है आपका रस। तो रस के बारे में बताना चाहिए था तृतीय प्रकाश में, लेकिन रस को नहीं बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो रस का विषय है वो थोड़ा सा व्यापक है। ठीक है, तो व्यापक होने के चलते हम रस के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम अच्छे से कहेंगे। इनसे बची जो मतलब चूँकि नाटक इत्यादि के बारे में बता देते हैं सभी लक्षणों को, कहते हैं बाकी जो अन्य जो लक्षण इत्यादि हैं, जो प्रकरण इत्यादि हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये संक्षेप का विषय है, तो इसको करके हम लोग रस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए रस को चौथे प्रकाश में ले जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे में क्या लेते हैं? रूपक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा देते हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं, जितने अनुभवी लोग हैं, कि जो सबसे आपको डायरेक्ट जो आ रहा हो, जबसे सबसे आसान हो, चीज़ें जल्दी से हो सकती हैं, उसको आप पहले कर लीजिए, और जो ज़्यादा बड़ा है उसको आप आराम से अंतिम में करिएगा, क्योंकि उसमें आपका दिमाग एक जगह फोकस रहेगा, आपके दिमाग में तनाव नहीं आएगा, तो और अच्छा से मतलब और अच्छे से अच्छे मतलब उत्तर को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रस को लास्ट में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 भेदक तत्व होते हैं रूपकों के। कौन कौन? वस्तु, नेता, रस। तो वस्तु नेता के बताने के बाद रस के पहले उन 10 रूपकों के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं ये। तो देखिए, अब प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो गया है। ठीक है, पहले बार सीधे, कई बार वस्तुनिष्ठ मतलब सीधा क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, कितने नाटक होते हैं, कितने रूपक होते हैं। अब कई बार कुछ पंक्तियां दे करके पूछ दे रहा है कि यह किस आचार से संबंधित है, या किस में लिखा गया है, या किस प्रकाश में है। तो इस क्योंकि आपके प्रकाश में तो मतलब सिलेबस में तो तृतीय प्रकाश सीधे लिख करके आ गया है, तो भाई किसको क्या कहें, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सभियों पर हाथ मारते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रकृतित्वात् थान्येषां भूयो रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वाच्च पूर्वम नाटकम उच्यते। मतलब अन्येषां, जो अन्य हैं, कौन? प्रकरण, भाड़, प्रासन, डीम इत्यादि, उनसे प्रकृतित्वात् भूयो रस परिग्रहात्। ठीक है, उन सभी
अन्यों से प्रकृति होने के कारण और भूयो रस परिग्रहात, जिसमें सभी रस जितने भी आपके 8 रस होते हैं, शांत रस भी होता है लेकिन शांत रस को लोग मंचन की दृष्टि में ही रखते हैं, लेकिन जितने भी रस होते हैं उन सभी रस हम उसमें देखते हैं। जैसे नाटक में आप देखिए श्रृंगार एवं वीर रस उसका अंगी होता है, लेकिन अंग के रूप में सारे रस तो विद्यमान रहते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो चाहे एक भाड़ हो, अगर क्या हो मतलब हास्य कलाकार हो, ठीक है, कॉमेडियन हो, तो वो क्या मतलब करोड़ वाला व्यवस्था बताएगा वो कि करोड़ रस वाला। अगर कपिल शर्मा या अन्य जो हास्य कलाकार हैं वो करोड़ के बारे में बताने लगे, वीर के बारे में बताने लगे, तो अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नाटकों में तो सारे रस रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों कुछ रूपकों में एक ही रस या कुछ रस ही मतलब मुख्य होता है, इसलिए उसमें सभी रस होने, इसलिए नाटक की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं कि जिसमें सभी रस होते हैं और संपूर्ण लक्षणत्वाच्च, और जितने भी नाटकीय तत्व होते हैं, जितने भी आपके लक्षण हैं, जैसे आपके अर्थ प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएं, संधि, अर्थोपक्षेप, जितने भी हैं वो सभी के लक्षण उसमें घटते हैं। मतलब किस स्थान को आप बीज कहेंगे, किसको आप कार्यावस्थाएं कहेंगे, किसको संधि कहेंगे, इन सभी ये जितनी सारी चीज़ें हैं सभी वहाँ घटती हैं, ठीक है। तो इन इतनी सारे मेन स्थिति होने के कारण पूर्वम नाटकम उच्यते, इसलिए हमने नाटक को क्या किया है, सबसे पहले कह दिया है। और इसलिए कहते हैं शेषम प्रतीतम, इसी प्रकार से बाकी होता है। तो कह रहे हैं कि नाटक के बारे में इसीलिए हम पहले बता दिए थे, ठीक है, कुछ बता दिए हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्रसंग हो जाएगा तो और कुछ बताएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई नाटक को ही आप सबसे पहले क्यों बताते हैं, तो कहना कि यही कारण है कि हम नाटक को सबसे पहले बताते हैं। और आप ध्यान भी देखते होंगे कि कई बार लोग पूछ देते हैं कि कितने नाटक होते हैं, तो लोग कह देते हैं 10। भाई नाटक 10 थोड़े ना होते हैं, रूपक में 10 होते हैं, लेकिन नाटक इसलिए कहते हैं कि उन सभी में से नाटक सर्वप्रथम है, नाटक विशेष है, इसलिए उसमें नाटक को ही हम पहले मान लेते हैं। इसलिए यहाँ लिख रहा है कि उद्दिष्ट धर्मकम ही नाटकम अनुदिष्ट धर्माणाम प्रकरणादीनाम प्रकृति ही। नाटक के जितने भी धर्म हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है प्रथम प्रकाश में, ठीक है। लेकिन प्रकरण इत्यादि जो हैं, प्रकरण, भाड़, प्रहसन इत्यादि जितने हैं, उनके बारे में हम उनके धर्मों के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, और प्रकृति ही और इनके प्रकृति के बारे में चर्चा कर लिए हैं। तो प्रकृति देखिए, इन सभी का प्रकृति नाटक ही है। क्या है? प्रकृति नाटक है, और बाकी सब इनकी विकृतियां हैं। जो आपके प्रकरण इत्यादि हैं वो नाटक का विकरण है, नाटक की विकृतियां हैं, और मेन बॉडी आपकी नाटक ही है। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई नाटक कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सीन होते हैं, एक ही सीन तो होता नहीं है, तो उसी में से कुछ चीज़ों को छाट के कह देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम इसके नाम से जानते हैं, इसको हम इसके नाम से जानते हैं। तो मेन बॉडी क्या थी आपकी? मेन बॉडी तो नाटक नाटक ही है। इसके अंदर मान लीजिए ऐसा कुछ दिखा जो प्रकरण से जुड़ता हुआ, तो इसको हम प्रकरण कह देंगे। यहाँ कुछ भाड़ टाइप का दिखा तो भाड़ कह देंगे। कोई प्रहसन दिखा, मान लीजिए ऐसा कोई लव स्टोरी टाइप की मूवी होती है, या कोई और थ्रिलर वाली मूवी होती हैं, तो उसमें मान लीजिए कुछ ये हास्य वाला सीन आ जाए, जहाँ केवल कुछ देर का 5-10 मिनट का केवल हंसी ही हो, तो उसको आप प्रहसन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल हास्य है, ठीक है। तो मेन बॉडी क्या है? आपका नाटक ही है, तो इसलिए वो प्रकृति हुई, और बाकी सब क्या हुए? उसके विकृति हुए, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति से यहाँ क्या लेना है? तो नाटक लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी क्लियर रहेगा तो यहाँ से कोई प्रश्न पूछे तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नाटकीय धर्मों को हमने कह दिया है, प्रकरण इत्यादि के धर्मों को नहीं कहा है, इसलिए हम प्रकरण इत्यादि के धर्मों को बताएंगे, ठीक है। और नाटक ही है प्रकृति, शेषम प्रतीतम, शेष आपको पता ही है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब आते हैं कि कैसे किसी नाटक का शुरुआत करते हैं, कैसे किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, कैसे किसी प्रकरण के बारे में जानते हैं। तो अब उस पर मेन बॉडी पे आ रहे हैं। आप कोई नाटक पढ़े होंगे या कुछ देखे होंगे, तो यहाँ समझते हुए चलेंगे। तो कह रहे हैं कि पूर्वरंगम विधायादौ सूत्रधारे विनिर्मिते प्रविश्य तद्वत् परः काव्यार्थम स्थापयन् नटः। देखिए करेंगे पूर्वरंगम विधाय आदौ सूत्र, आदौ सबसे पहले
पूर्व रंग का विधान करके सूत्रधार चला जाए। ठीक है, क्या करें, सूत्रधार चला जाए। प्रविश्य तद्वत् परः काव्यार्थम स्थापयन् नटः, और सूत्रधार के जाने के बाद उसी तरह, उसी प्रकार के, उसी तरह वेशभूषा मतलब पहन करके कोई दूसरा आकर के जो काव्यार्थ हैं, मतलब जिस कथा वस्तु का हमको अभिनय करना है उसके बारे में आकर के कोई सूचना दे। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब सूत्रधार चला जाए और नया आकर के उस अभिनय वस्तु को या उस कहानी को बताए। ठीक है, तो पूर्वरंग देखिए एक नया शब्द आ रहा है। तो पूर्वरंग होता क्या है, तो आप देखे होंगे कि अगर सामान्य भाषा में कहें तो कोई चीज़ कोई शुरुआत करता है तो उसके मतलब पूर्वरंग का सामान्य सा मतलब ये होता है कि प्रयोग के पूर्व होने वाले आवश्यक कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है तो शादी तो एक ही दिन होती है। ठीक है, लेकिन उस आवश्यक कार्य तो वही है ना, जो भी आपका आवश्यक, शादी के आधार पर जो भी आपके आवश्यक कार्य हो, उस आवश्यक कार्य से पहले जितने भी मतलब उस शादी से पहले जितने भी आवश्यक कार्य हैं जो साक्षात मतलब परंपरा बिल्कुल उसमें मतलब संबंध रखते हों। भाई एक दिन में नहीं हो रहा है शादी, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कुछ क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके पीछे जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको आप पूर्वरंग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ बात करें हम, तो हम जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं या कोई कवि नाटक लिखता है तो नाटक लिखने के समय मंगलाचरण करता है। क्यों मंगलाचरण करता है कि भाई उसको इस बात का डर रहता है कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं कहीं उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, हम मतलब वो कहीं कर रहे हैं तो कहीं खराब ना हो जाए, हम ऐसा ना कि जो हम पूर्ण करना चाहते हैं बीच में ही किसी कारणवश रुक जाए। तो मतलब सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अपने देवताओं का स्मरण करता है, उनसे कहता है कि जो भी हमसे गलती उलती होगी आप माफ़ करिएगा और ऐसा हमारे पे आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अच्छे से उस चीज़ को कर लें। ठीक है, मतलब सर्वविध शांति के लिए, मतलब हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए, उसके लिए जितने भी सारी औपचारिक क्रियाएं होती हैं वो जो होता है वही पूर्वरंग होता है। और वह करके जो क्या होता है कि वही करके सूत्रधार चला जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में सूत्रधार का कार्य बस इतना ही था कि धार्मिक अनुष्ठान करके वह चला जाता था। ठीक है, तो सूत्रधार आप लोग व्यवहारिक भाषा में जान सकते हैं कि किसी भी कार्य में एक कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है। भाई करते तो बहुत लोग हैं लेकिन उसको कराने के लिए एक ना कोई होता ही है, जिससे हम मतलब मान लीजिए आपके जीवन में यदि बहुत सारी प्रसन्नताएं मतलब प्रसन्नता वाला माहौल चल रहा है, आप खुश हैं या आप दुखी हैं, तो उसका कोई ना कोई सूत्रधार रहा होगा। ठीक है, तो पहले ज़माने में ये होता था कि सूत्रधार अपना कार्य करके चला जाता था, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो सूत्रधार इस समय बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सूत्रधार को आपको दिक्कत है, मतलब आपको परेशान करना चाह रहा है, तो परेशान करने के लिए एक बार बीच में लकड़ी करके चला जाएगा, फिर देखेगा भाई फिर सही हो रहा है, फिर टपक आएगा, फिर इसको जोड़ दो। तो आजकल तो सूत्रधार आते जाते रहते हैं या उसके जो अंग होते हैं वो आते जाते रहे, लेकिन प्राचीन काल में जो सूत्रधार होते थे अपना धार्मिक कार्य करके कट लेते थे, फिर जो दूसरे के पास जो दायित्व रहता था वो करने के लिए आता था। ठीक है, खैर आते हैं। तो पूर्वरंग ये होता है और आप समझ गए होंगे। पूर्वरंग के लिए कहते भी हैं कि पूर्वम रज्यते स्मिन् नीति पूर्वरंगो नाट्यशाला, मतलब जो सामाजिकों को अनुरंजन प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। जैसे मान लीजिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर या संबंध रखते हो, ताल्लुकात रखते हो, तो आप नाच वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि नाच तो शुरू होने से पहले उसमें एक देवता को बना करके बैठाते हैं सब, और उसमें एक अपना आरती उरती करते हैं, सब कुछ करते हैं सब। तो उससे क्या होता है ना कि जो वहाँ बैठे रहते हैं उनमें थोड़ी एक एनर्जी आ जाती है, जो सामाजिक रहते हैं भाई मतलब इतना मतलब सबसे एक बार परिचय हो जाता है उन सबों का कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, तो थोड़ा सा वो और जितनी उनकी आनंद की जितनी अवस्थाएं होती हैं थोड़ी सी पीक पे आ जाती हैं। ठीक है, तो सामाजिकों के एक बार अनुरंजन हो जाए, वो हमारे नाटक से जुड़ जाएं, ठीक है, उसके लिए जो कुछ कार्य होते हैं वो पूर्वरंग के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ के संदर्भ में बात करें तो मंगलाचरण इत्यादि के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, तो पूर्वरंगो नाट्यशाला, जिसको हम नाट्यशाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और कहते हैं कि सच काव्यार्थ स्थापनात् सूचनात्, जो अभिनय कथा वस्तु के सूचना देने वाले हैं या उसका स्थापना करने वाले हैं सूत्रधार के जाने के बाद, तो उसका मतलब स्थापना करने से उसको हम स्थापक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्थापक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सूत्रधार क्या करता है, स्थापक क्या करता है, इन दोनों के बीच के अंतर को आप स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये पूर्वम रज्यते अस्मिन् इति पूर्वरंगो, इसको नाट्यशाला के नाम से भी जानते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, तो देखिए सूत्रधार चला गया, ठीक है। सूत्रधार के जाने के बाद स्थापक आया। स्थापक क्या कार्य करता है कि जो अभिनय कथा वस्तु होता है उस अभिनय कथा वस्तु के बारे में सूचना देता है। तो कैसे देगा? तो कहना कि दिव्य मर्त्य तदरूपो मिश्र मन्यतरस्तयो सूचयेद वस्तु बीजम वा मुखम पात्रम अथापि वा। मतलब देखिए, दो प्रकार की कथाएं होती है ना, एक दिव्य होता है, एक मर्त्य होता है, ठीक। मतलब जो आध्यात्मिक कथाएं होती हैं उसको दिव्य की कैटेगरी में रखते हैं, जो यहाँ हम लोग लौकिक व्यवस्था में देखते हैं उसको हम मर्त्य कहेंगे, क्योंकि मर्त्य लोक है। यहाँ तो लोग थोड़ा सा अपने किसी आवेश में आकर कहते हैं कि अब तो हम मरेंगे ही नहीं, लेकिन भाई इस लोक का ही नाम मर्त्य लोक है। तो दिव्य, अगर हमको दिव्य कथा वस्तु का मंचन करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको राम जी का मंचन करना हो, गांधी जी का गेटअप पहन के चले आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का अगर मंचन करना हो तो आप कुछ साधारण बन के तो आ नहीं सकते हैं। तो दिव्य कथा वस्तु करने के लिए आपको दिव्य वेशभूषा ही धारण करना पड़ेगा। तो वह स्थापक, मतलब वो दिव्य कथा वस्तु कहने के लिए दिव्य वेशभूषा, और मर्त्य मतलब इस लौकिक जगत में किसी महापुरुष का वर्णन करना हो, किसी महापुरुष के बारे में मंचन करना हो, तो उस प्रकार से महापुरुष तो आदमी ही है, थोड़ा सा अन्य लोगों से विलक्षण है, कुछ अन्य प्रतिभा रखता है, इसलिए वो अन्य महापुरुष हो, मतलब उसको महापुरुष की कैटेगरी मतलब रख दिया गया है कि भाई लोगों को बताया जाता है कि भाई ये इन परिस्थितियों से निकल करके आए और ये चीज़ें कर दिए। तो कहने का मतलब कि आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रयास करिए तो कर सकते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे लोगों का मंचन करना हो तो उनके हिसाब से करेंगे। दिक्कत है कि आप किसी इस जगत में आप किसी को भगवान नहीं बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि भगवान गौड़ हो जाते हैं और लोग जिंदे भगवान बन जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा कोई लोग आदर्श हो सकते हैं, भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस समय ये है कि सामान्य व्यक्ति के अलावा जो हम सामान्य आचरण में चीज़ें करते हैं, इसके अलावा मतलब कोई व्यक्ति एक कोई विलक्षण कार्य कर दे, कुछ होती हैं दैवीय शक्तियाँ, उस अपवाद लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आज भी कुछ साधु संत हैं जिनमें सीधे लोग कहते हैं कि इसमें मतलब भगवान ही है, लेकिन जो इनको अन्य दृष्टि से देखते हैं, जो इसको एक मतलब क्या कहें कि व्यवसाय के रूप में बनाते हैं, तो एक उनमें लोग अलग विलक्षण प्रतिभा देख लेते हैं या जना देता है वो, तो लोग उसको भगवान मान लगते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप को मनवाना भी लगता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। तो मर्त्य लोग जो होते हैं वो मर्त्य कपड़े पहन के मर्त्य वेशभूषा धारण करके करना चाहिए। यदि मिश्र कथा वस्तु हो, जैसे मान लीजिए ऐसा कथा वस्तु हो जो आध्यात्म से भी संबंध रखता हो और देव मतलब मर्त्य लोक से भी संबंध रखता हो। राम जी से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है भाई, वो भगवान भी हैं और मनुष्य भी हैं, दोनों लोकों पे अवतरित हुए। तो राम जी का आपको अगर मंचन करना हो तो आप दिव्य वाले भी वेशभूषा में आ सकते हैं, मर्त्य वेशभूषा में भी आ सकते हैं। कहाँ से राम जी के बारे में सभी लोग परिचित हैं तो पहचान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सूचयेद वस्तु, इस प्रकार से वस्तु बीज मुख और पात्रम अथापि वा, वह जो स्थापक होता है वह इस प्रकार से, किस प्रकार से, दिव्य वस्तुओं का या दिव्य बीज का या दिव्य मुख का या दिव्य पात्रों के माध्यम से, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं सबको। तो इस प्रकार से वह वस्तु बीज मुख और पात्रों के माध्यम से वह क्या करता है, कथा वस्तु की सूचना देता है। तो मतलब कुल 4 चीजों के माध्यम से वह सूचना देता है। किसके? वस्तु, बीज, मुख और पात्र। वस्तु क्या है? जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा राम जी के बारे में बताना हो, ठीक है, तो राम जी का मंजन होने वाला है तो उनके एक पूरा कथा वस्तु एक बार बता दिए।
कि हम उनका मंचन करने वाले हैं कि जो हमेशा मर्यादा के जो पर्याय रहे हैं, ऐसे दशरथ के पुत्र जो अपने पिता के आदेश पर सामने आए हुए राजपाट को छोड़ करके 13 वर्ष के मतलब 14 वर्ष के वनवास चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। उसका हरण होने के बाद जो हरण करता है उसको ठोक ठाक के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बताने के बाद ये पता चल जाता है कि मतलब ये कथा वस्तु है, तो इसके बारे में मंचन होगा, ठीक है। कुछ बीज होता है, मतलब किसी कथा का बीज बता देते हैं। जैसे आप लोग रत्नावली नाटिका पढ़े होंगे, तो उसमें जो रत्नावली हैं जिनको हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं, तो सागरिका समुद्र में डूबने लगती हैं, लेकिन अगर भाई वो किसी कारणवश मतलब लोग नाविक इत्यादि जो होते हैं वो बचा लेते हैं उनको। तो मतलब वही शाहरुख खान वाला है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती हैं। तो बीज वहाँ तो हो ही गया कि इसका मतलब जो रत्नावली थी वो रत्नावली का उदयन से मिलना तय था, ये किस्मत में उनके लिखा गया था, इसीलिए वो बच गई। नहीं तो भला समुद्र बीच में कोई गिर जाए तो बच सकता है, तो उधरे रला जाएगा। तो इसलिए अब बीज बता दिया, इसका मतलब अब उदयन कैसे मिलेंगे तो उस कथा का बीज दे देता है। मुख, जैसे मान लीजिए मुख के बारे में तो कुछ विशेष नहीं लिखे हैं, तो मुख का मतलब यहाँ श्लेष है कि मतलब मान लीजिए कुछ और कहते हुए कुछ और कह दे, मतलब एक में दो चिपका हुआ, इस प्रकार से कह दे। किसी पात्र के माध्यम से किसी कथा वस्तु का वर्णन कर दे। पात्र इन द सेंस क्या है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़े होंगे कि कहता है सूत्रधार नटी के गीत को सुन करके कि तवास्म गीत रागेड़ा, मतलब कि तुम्हारे गीत को सुन करके मैं उस प्रकार से तुम्हारी ओर आकृष्ट हो रहा हूँ जिस प्रकार से मृग को दौड़ते हुए देख करके राजा दुष्यंत उसके पीछे आकृष्ट होते हैं, मतलब उस मृग का अनुसरण करते हैं, मृग को मारने के लिए वो चलते हैं। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु की शुरुआत होती है। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम कथा वस्तु का जो संकेत है वो किसके माध्यम से दिया जा रहा है, तो पात्र के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इन चार चीजों के माध्यम से हम कथा वस्तुओं का सूचना देते हैं। कौन देता है, स्थापक देता है सूत्रधार के जाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिए, वस्तु बीजम मुखम पात्रम वा, किसी भी माध्यम से दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि अब स्थापक क्या करता है, कह रहे हैं कि काव्यार्थ सूचकै ही मधुरै ही श्लोकै ही रंगम प्रसाद्य, मतलब वो जो आपके सामने जो सामाजिक बैठे हुए हैं, जो दर्शक बैठे हुए हैं, उन दर्शकों के सामने काव्यार्थ सूचना के लिए, अभिनय कथा वस्तु को बताने के लिए मधुर श्लोकों के द्वारा सामाजिकों को प्रसन्न करने के लिए किसी ऋतु को, किसी मौसम विशेष को मतलब आश्रय करके, आधार बना करके भारतीय वृत्ति का क्या करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। भारतीय वृत्ति के माध्यम से उनको क्या करना चाहिए, मनोरंजित, मतलब उनको मनोरंजन कराना चाहिए, उनको आनंद प्रदान कराना चाहिए, ठीक है। तो किन श्लोक के माध्यम से, किसके श्लोक के माध्यम से भारतीय वृत्ति का आश्रय करना चाहिए, तो मधुरै श्लोक ही के माध्यम से करना चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं कि औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हरिया। इसका भाव यह है कि जब पार्वती जी, मतलब शायद वो श्री रत्नावली का श्लोक है कि पार्वती जी का जब प्रथम समागम होता है, मतलब ये एक तरह से मंगलाचरण का ही श्लोक है। तो मतलब किस प्रकार से उनका मनोरंजन करना चाहिए, मान लीजिए किस प्रकार से हम थोड़ा सा और दर्शकों को अपनी ओर जोड़ लें कि उनका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो हमारे में आ जाए, तो भाई उसके लिए अच्छा गीत गाइए, अच्छा कुछ माहौल बनाइए, तभी ना आपके प्रति कोई जुड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल मुँह उठा के चल देंगे तो कोई आपके प्रति तो आएगा नहीं। तो ऐसा माहौल बनाते हैं कि जब प्रथम बार मिले नहीं रहते हैं दोनों एक दूसरे से, भाई दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो अब बातचीत उनके जो बंधु बांधव हैं शिव पार्वती की ओर चला दिए रहते हैं। तो जब पार्वती जी को मिलने की उत्कंठा तो रहती ही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है कि मिलने की उत्कंठा भी रहती है, लेकिन इस बात का डर भी रहता है यार क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो फिर बंधु बांधव बता देते हैं कि अरे तुम्हारे अपने ही तो हैं, तो जाकर भेज देते हैं, फिर आँख न मिलाते हैं, फिर आँख उठा के बातचीत ऐसे होता है। तो इस प्रकार से कोई माहौल बनाए तो सामाजिकों का जो अट्रैक्शंस है वो और बढ़ जाएगा, भाई चलो अच्छे से देखेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय विषय का आश्रय करना चाहिए, ठीक है। तो अब भारतीय वृत्ति का आश्रय करना चाहिए,
तो ये यहाँ तक आप जान गए कि कैसे कथा वस्तु की सूचना देनी चाहिए, कौन देता है, कैसे देता है, इन सभी चीज़ों को आप लोग जान गए। और यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो प्रश्न चाहे जो भी बने, कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो प्रश्न आप समझ जाएंगे। जब प्रश्न आप समझ लेते हैं तो समझ गए तो समझ लिए कि 50% क्वेश्चन का उत्तर तो वहीं हो गया। अब आगे समझे रहेंगे तो आपके ऑप्शंस भी दिखेंगे, तो उस ऑप्शंस में क्या करेंगे आप, एलिमिनेट करके एक ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, तो अब भारतीय वृत्ति कहते किसे हैं, अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, भारतीय वृत्ति क्या है, तो भारतीय वृत्ति का अक्षर देते हैं। भारतीय देखिए पहले दे दिया है, संस्कृत प्रायः वाग व्यापार नटाश्रय भारती, मतलब बोलने में प्रायः संस्कृत भाषा का उपयोग करता हो, मतलब वाग व्यापार करने में जो नट, किसी नट का आश्रय करके वाग व्यापार करने में जो प्रायः संस्कृत भाषा का उपयोग करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, भारतीय के नाम से जानते हैं। इसको हम भारतीय वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय वृत्ति का लक्षण आप ध्यान रखिएगा। ये तो लक्षण हो गया। इस लक्षण में क्या क्या है, संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रय, बस इतना ही है। लेकिन इसमें कुछ और विशेष भी है। देखिए, जो कारिका जो वृत्ति भाग है वहां से भी कुछ कई बार पंक्तियां दे करके पूछ देता कि ये भाई, ये तो वो जानता होगा कि सभी लोग रट ले रहे होंगे, सभी लोग जान ले रहे होंगे, लेकिन कुछ बार पंक्तियां भी उठा के देता है। तो ये कह रहा है कि पुरुष विशेष प्रयोज्य संस्कृत बहुल वाक् प्रधान नटाश्रय व्यापार भारती। तो भारतीय करने में, भारतीय वृत्ति को करने में इतनी सारी क्रियाएं होती हैं। क्या क्या, तो उस मतलब भारतीय वृत्ति स्त्री पात्र नहीं कहता है, पहली बात इसको ध्यान रखिएगा। स्त्री पात्र भारतीय वृत्ति नहीं कहता है। ठीक है, तो पुरुष विशेष प्रयोज्य, और बोलने में वाक् प्रधान संस्कृत बहुल, और बोलने में जहाँ संस्कृत की बहुलता हो, संस्कृत भाषा प्रधान हो, ऐसे नटाश्रय, नट को आश्रय करके जो व्यापार होता है उसको हम भारतीय वृत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए कई सारी चीजें हो गई। इस पुरुष विशेष प्रयोज्य यही बता दिया कि मतलब स्त्रियों का प्रयोग नहीं होता है, वो जो बोलता है वो पुरुष ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम भारतीय के नाम से जानते हैं। वह भारतीय, भारतीय का भेद बता रहे हैं कि वह भारतीय भेदै ही प्ररोचनायुक्त ही विधि प्रहसना मुखै ही, वह भारतीय कितने प्रकार के, कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख। कौन कौन, एक आपका प्ररोचना, ठीक है, वीथी और एक प्रहसन, ठीक, और एक आमुख। ये 4 जो होते हैं ये भारतीय के भेद होते हैं। अर्थात मतलब क्या है कि जो हम भारतीय वृत्ति का आचरण करते हैं वह भारतीय वृत्ति इन 4 चीज़ों के माध्यम से करते हैं। तो आप देखे होंगे कई जगह पे आमुख होता है जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो कई जगह चीज़ें प्रस्तावना पहले लिखी जाती हैं कि भाई प्रस्तावना क्या है, तो भारतीय वृत्ति ही है। ठीक है, तो वह प्ररोचना, वीथी और प्रहसन और आमुख के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब आगे ये क्या कहते हैं कि इसके क्रमशः भेद इत्यादि के बारे में बताएंगे कि प्ररोचना किसे कहते हैं, वीथी किसे कहते हैं, प्रहसन किसे कहते हैं, इत्यादि के बारे में बताएंगे। तो प्रथम जो इसका भेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं कि तत्र मतलब उस कथा वस्तु में वहां पर प्रशंसातः उन्मुखीकरणम प्ररोचना, ये तो सामान्य सा लक्षण दिए कौन, धनंजय, कि प्रशंसातः उन्मुखीकरणम प्ररोचना, मतलब प्रशंसा के माध्यम से उन्मुख करना, उनमें लगाना, यही क्या होता है, प्ररोचना होता है। और इसका वृत्ति भाग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत अर्थ प्रशंसनेन श्रोतॄणाम प्रवृत्ति उन्मुखीकरणम प्ररोचना, मतलब जो आपके सामने चीजें प्रस्तुत हो रही हैं उसके माध्यम से जो श्रोता हैं उन श्रोताओं के इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जो उन्मुख करता है, उनको अपनी ओर खींचता है, उसको हम प्ररोचना के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको व्यवहारिक भाषा में कहें या ऐसे सामान्य में कहें, तो आप मान लीजिए कि आप किसी नए जगह पे जब जाते हैं तो नए जगह पे जाते समय आपके अंदर बहुत सारी पूर्वाग्रह चलते रहते हैं कि भाई कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, यार बहुत परेशान हैं, भाई ठीक है जाओ पहले देखो, लोग ऐसा कह देते हैं।
तो लोग जाते तो रहते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी कार्य मतलब आपके मन में चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब जब आप जाते हैं तो होता है ना कि मान लीजिए एक सामान्य उदाहरण है कि आप किसी ऐसे महल में पहुँचे, वहीं आपकी बातचीत होनी है, ठीक है, चाहे आपको उस महल में रुकना है। तो आप जब महल में जाते हैं, देखते हैं, तो अभी आप मेन रूम में गए हैं, अभी नहीं गए हैं, लेकिन जब आप गेट पे जब आप पहुंचते हैं तो गेट पे पहुंचने के बाद लगता है अरे वाह यार, इतना खतरनाक गेट है, इतना खतरनाक व्यवस्थाएं हैं, इधर स्विमिंग पूल है, इधर मतलब रात को कॉफ़ी पी सकते हैं, कैंडल लाइट में डिनर कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब जिस आनंद के लिए यहाँ पर हम आए हैं वो सारे आनंद हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपकी उत्कंठा और बढ़ने लगती है कि जल्दी से अपने रूम में पहुँच जाए। उसी प्रकार मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, तो आपको डर लग रहा है कि यार कैसे व्यक्ति होंगे, तो उसके बारे में कोई बताए कि इस प्रकार से मतलब अपने हमेशा इनके पास आने वाले दुखियों के दुख हरता, ठीक है, मतलब जो राही होते हैं उनको पनाह देने वाले, जो भटकते हैं उनको राह दिखाने वाले ऐसे महापुरुष ये हैं। तो मतलब उनके बारे में कुछ जान करके उनके प्रति जो कुछ और जानने की उत्कंठा लोगों की स्वतः बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार नाटक में होता है। देखते होंगे कि जब कुछ नाटक जब शुरू होते हैं तो उसमें कुछ विशेष डाल दिया जाता है कि भाई इस प्रकार का ये पात्र है, कि यार बड़ा यूनिक पात्र है, मतलब बड़ा यूनिक कैरेक्टर है, मतलब दिखने लायक है, दिखता है कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल तो कहते हैं कि एक चार्जर है, यदि चार्जर एक मनुष्य होता तो किस प्रकार से वो कार्य करता या किस प्रकार से व्यवहार करता, ठीक है। तो ये कितना यूनिक कैरेक्टर हो गया ना, उस हिसाब से लोग कहेंगे भाई थोड़ा देखने लायक है। तो वो क्या कर रहा है, उसके प्रशंसा के माध्यम से, मतलब एज इट इज नहीं है, थोड़ा बताने के लिए बता रहे हैं, इससे आपकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आपके मन में उत्कंठा हो जाएगा ना कि भाई अगर सही में चार्जर अगर मनुष्य होगा तो कैसे काम करेगा, कैसे बोलेगा। तो घर में लाओ इसको पूरा देख ही लेते हैं। तो आप पूरा देख लेंगे, जो चला रहा होगा उसका बन जाएगा, उसका व्यू आ जाएगा, आपने जो करना है वो कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्ररोचना होता है। इस प्रकार से चूंकि सामाजिकों क्या है, दर्शकों को हमेशा मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि वो बोरिंग होने लगे। भाई बोरिंग होंगे तो आपका जो विशेष महत्व है वो नहीं रह जाएगा। तो आपको उनको हमेशा इंटरव्यू करना है, मतलब अपनी ओर आकृष्ट किए रहना है। तो उसके लिए आपको सबसे प्रथम जो पहला बाण है इस प्रकार डालना पड़ेगा जो एकदम वो हावी हो जाए, चाह के भी ना छोड़ पाए। तो इस प्रकार से ऐसे भारतीय वृत्तियों का प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम प्ररोचना के नाम से जानते हैं। तो इसका ये जो लक्षण है, आप लोग लक्षण ध्यान रखिएगा। तो लक्षण क्या हुआ, तो उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना, ये जो कारिका में दिया इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रस्तुत अर्थ प्रशंसनेन श्रोत्रीणाम प्रवृत्ति उन्मुखीकरणम प्ररोचना, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि विषय बड़ा है। तो अगर चर्चा हम लोग आराम से करेंगे, चीज़ें स्पष्ट करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। और भारतीय वृत्ति के जो पहला भेद है प्ररोचना, उसके बारे में हम लोग जान लिए। आगे जो इसके 2-3 भेद हैं, इसकी चर्चा करने के बाद आगे के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स बना कर रेडी रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।